चतुर्भुज का विकर्ण जो है उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब दो सर्वांगसम त्रिभुज हैं, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो एक ट्रायंगल का एरिया पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होगा। क्या बात हो रही है? पूरे पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल होगा, पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा, उसका हाफ इस ट्रायंगल ए बी डी का एरिया होगा। है? अब देखिए इसी बात को हम पैरेललोग्राम से ट्रायंगल में कैसे लाते हैं। आप यहां पर ट्रायंगल ए बी डी को ध्यान से देखिए। ट्रायंगल ए बी डी में इसके दो साइड्स ए बी और ए डी को देखिए, जो कि दो वेक्टर्स ए और बी से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तब अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो इस ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करूं तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो इसी को ये कहा जाता है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents two adjacent sides of a triangle, then its area is equal to half a cross b का मॉड। ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉड जो होता है पूरे पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दर्शाता है। जबकि अगर मैं उसका आधा कर दूं तो उसका आधा करने से मेरे को एक त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो आप दो चीज़ों को याद रखिए, पैरेललोग्राम समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए क्रॉस बी का मॉड, और ट्रायंगल का जब मेरे को एरिया निकालना है तो ए क्रॉस बी के मॉड का हाफ। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। ये तो हो गई दो चीज़ें। अगली चीज़, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हमने ये बात कर ली कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा एक वेक्टर होता है। दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक सदिश राशि होता है। तो सदिश है तो उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। यहाँ तक तो बात की। अब मेन बात आती है कि आखिर मल्टीप्लाई कैसे होता है। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले एक और छोटी सी चीज़ समझते हैं। पैरेलल वेक्टर्स में एंगल जो है 0 डिग्री का होता है। दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री का होगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी किया हुआ है, जिसमें हमने एक साथ 2-3 क्वेश्चंस किए थे, जिसमें एक क्वेश्चन में पैरेलल बताना था और एक में परपेंडिकुलर बताना था। वहाँ पर हमने इस बारे में चर्चा की थी कि दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर को हमने थोड़ा लंबा लिया ताकि इसका मैग्नीट्यूड हम ज़्यादा बता सकें, और ठीक इसी के ऊपर, ठीक इसी लाइन के ऊपर हमने ये वेक्टर ले लिया। क्या आप यहाँ पर दो वेक्टर्स देख पा रहे हैं? दोनों वेक्टर्स एक के ऊपर एक हैं। तो क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। एंगल कब बनता? एंगल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक लाइन ऐसे हो और दूसरी वाली लाइन जो है इस लाइन के या तो ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए। जस्ट अगर ऐसे भी हो जाएगा तब यहाँ पर एक एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर सिनारियो तो ऐसा है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है। हाँ,
अगर आपके मन में विचार आ रहा होगा कि 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का एंगल बनाने के लिए एक लाइन अगर इधर जा रहा हो तो दूसरी लाइन जो है यहाँ से इस साइड आनी चाहिए थी, तब इसके बीच में एंगल 180 का बनेगा। आप हमेशा इस बात को ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा कि दो पैरेलल वेक्टर्स अगर हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होता है, और एक वेक्टर के ऊपर अगर दूसरा वेक्टर भी डाल दिया जाए तो भी उसके बीच का एंगल 0 हो जाता है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं, परपेंडिकुलर तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इस दोनों चीज़ को समझने के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात हम कर रहे थे कि आखिर दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करें। मल्टीप्लाई करते समय होता क्या है, हमें ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वेक्टर में आता है और वेक्टर जो है उसके डायरेक्शन से रिप्रेजेंट होता है। तो डायरेक्शन के लिए अगर हमने एक वेक्टर ए लिया और इसे हमने बताया A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, एक दूसरा वेक्टर ले लिया वेक्टर B, इसे हमने बताया B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, और मुझे इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करते समय क्रॉस मल्टीप्लाई को मैं ऐसे लिखूंगा, यहाँ पर मुझे दो ब्रैकेट बनाने हैं। इस ब्रैकेट में मुझे वेक्टर ए का कंपोनेंट लिखना है और इस ब्रैकेट में वेक्टर बी का कंपोनेंट लिखना है, और फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपस में जब मल्टीप्लाई करूंगा तो सोचिए A1 i कैप का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ होगा, फिर A2 j कैप का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ होगा, फिर A3 k कैप का मल्टीप्लिकेशन भी इन तीनों के साथ होगा। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि i का i के साथ या i का j के साथ या i का k के साथ अगर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है। सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। डॉट प्रोडक्ट में हमने ये पढ़ा था i कैप डॉट i कैप जो होता है 1 होता है, j कैप डॉट j कैप जो होता है 1 होता है, k कैप डॉट k कैप जो होता है 1 होता है। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर इसके अलावा कुछ और भी डॉट में आता है तो वो सारा 0 हो जाता है। मतलब अगर i कैप डॉट j कैप है तो ये 0 हो जाएगा, j कैप डॉट k कैप है ये भी 0 हो जाएगा, i कैप डॉट k कैप है ये भी 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में सेम का मल्टीप्लिकेशन में 1 आता है, अगर ये चेंज हो गया तो इसका मल्टीप्लिकेशन डॉट में 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ क्रॉस में सारा किस्सा कहानी बदला हुआ नजर आएगा। सारा किस्सा कहानी कैसे बदल जाता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं, नॉर्मल 2D में समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ पर हमने x एक्सिस के डायरेक्शन में i कैप ले लिया, y एक्सिस के डायरेक्शन में हमने j कैप ले लिया। हमें ये बात अच्छे से पता है कि i कैप और j कैप जो होते हैं वो अपने आप में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। i कैप और j कैप जो होते हैं अपने आप में इकाई सदिश होते हैं। इकाई सदिश होने का मतलब, यूनिट वेक्टर्स होने का मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड अपने आप में 1 होता है। मैग्नीट्यूड अपने आप में 1 होता है का मतलब मॉड i कैप 1 होगा, मॉड j कैप 1 होगा, ऐसे ही मॉड k कैप भी 1 होता है। अच्छा, इन दोनों के बीच के एंगल्स की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री का बनता है, हमें यह भी बात पता है। अब आइए जरा सोचते हैं, मैं i कैप क्रॉस j कैप करता हूं। मैं यहां पर दो वेक्टर्स i और j के बीच में अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट करते समय मॉड i कैप मॉड j कैप साइन 90 डिग्री
क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्शन की। ठीक, डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या बोला गया था, राइट हैंड थंब रूल में ये बोला गया था कि जो आपका पहला वेक्टर आता है उस पहले वेक्टर के साइड में आप अपने राइट हैंड को रखिए। राइट हैंड को रखकर आप अपने हाथ की उंगलियों को इस तरह से मोड़िए कि ये हाथ की उंगलियां जो हैं सेकंड वाले वेक्टर की तरफ आएं। ठीक, अब देखिए हाथ को अगर मैंने ऐसे रखा और हाथ को ऐसे रखकर अगर मैं अपनी उंगलियों को इस तरह से मोड़ूं तो ये उंगलियां जो मुड़ रही हैं तो ये आपको एंगल बनता हुआ नजर आएगा 90 डिग्री का। आ रहा है नजर? ऐसे हाथ को रखना है, हाथ को रखकर ऐसे उंगलियों को मोड़ना है तो ये हाथ की उंगलियां जो हैं वो आपको ये एंगल 90 डिग्री का बनाती हुई नजर आएंगी। और ऐसा करने के दौरान मेरे अंगूठे का जो डायरेक्शन हो रहा है ये बोर्ड के ठीक बाहर की तरफ निकल रहा है, बोर्ड से ठीक बाहर की तरफ। बोर्ड से ठीक बाहर की तरफ मतलब अगर मैं इस पेन को यहाँ पर इस तरह से चिपका दूँ तो ये पेन जो अगर इस तरह से चिपकेगा तो ये पेन जो है आपको बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आएगा। और यही बाहर की तरफ जो निकला हुआ है ये इसके डायरेक्शन को शो करेगा। मैंने हाथ की उंगलियों को, राइट हैंड की हाथ की उंगलियों को फर्स्ट वाले वेक्टर के साथ रखा और उस उंगलियों को इस तरह से मोड़ा कि ये सेकंड वाले वेक्टर की तरफ एंगल बनाए, तो जो ये अंगूठे का डायरेक्शन होता है वही हमारा डायरेक्शन आता है। तो अंगूठे का डायरेक्शन जो था मेरा बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा था, बोर्ड से बाहर की तरफ मतलब ये। अब जब हम बात को 3D में ले जाते हैं तो 3D में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा थर्ड जेड एक्सिस आता है और हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग यही तो बात करते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों के तीनों एक दूसरे पर लंब होते हैं। क्योंकि ये बोर्ड जो है ये अपने आप में एक 2D है, इसमें आपको 3D का फिगर नज़र नहीं आएगा। इसलिए ये पेन को जस्ट ऐसे समझिए कि ये पेन यहाँ पर चिपका हुआ है। पेन अगर यहाँ पर चिपका हुआ है तो ये पेन और कुछ नहीं, आपका वही जेड एक्सिस है। ये पेन जो है आपका जेड एक्सिस है। अब ये पेन अगर जेड एक्सिस है तो इसका अगर एक्स के साथ एंगल देखिएगा तो ये 90 नज़र आएगा, इसका अगर वाई के साथ देखिएगा तो ये 90 नज़र आएगा, एक्स का वाई के साथ तो आपको 90 नज़र आ ही रहा है। तो बोर्ड पर फिगर बनाने के लिए हम लोग जेड को ऐसे बनाते हैं, लेकिन वास्तव में ये जेड जो है रहता इस तरह से है। अब डायरेक्शन जो था वो तो हमारा जेड की तरफ से आया था और जेड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड को रिप्रेजेंट किया जाता है के कैप से। क्योंकि हर बार हमने यूनिट वेक्टर्स लिए हैं तो जेड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर के रूप में, के कैप से। और अभी अभी हमने बात की थी कि आई कैप, जे कैप और के कैप ये अपने आप में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स का मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब मैग्नीट्यूड अगर 1 है तो ये आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 हो गया। जरा सोचिए साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री भी अपने आप में 1 हो जाएगा। तब यहाँ से हमारे पास बचता है आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। सीन सिनारियो बदलता हुआ आपको महसूस होगा। यहाँ पर देखिए आई कैप डॉट जे कैप जो था 0 हो रहा था, डॉट प्रोडक्ट में आई कैप इंटू जे कैप 0 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में 0 नहीं होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आई कैप इंटू जे कैप के कैप होता है। इसी तरह से आप इसको बारी बारी से चेंज करके इसको समझ सकते हैं कि क्या अगला आंसर आएगा। अब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इस लंबे प्रोसेस को एकदम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट में भी ऐसा शॉर्ट कि वो आपको एक बार में याद हो। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं। इस सर्कल में यहाँ पर हमने आई कैप लिखा, यहाँ पर हमने जे कैप लिखा और यहाँ पर हमने के कैप लिखा। ठीक, अब आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए। आप जस्ट ये इमेजिन करिए कि ये सर्कल जो है आपका एक घड़ी है और घड़ी में जो सुइयाँ लगी होंगी तो घड़ी की सुई की दिशा आपको समझ में आती है। ये अगर आपका घड़ी है तो इसमें जो भी सुई लगा होगा वो सुई जो है, मान लीजिए ये इस घड़ी की सुइयाँ हैं,
ये घड़ी की सुई है तो ये जो है इस तरह से चलेगा। तो ये जो डायरेक्शन होता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट में किसका किसके साथ क्रॉस होकर क्या आंसर आएगा, इसे याद रखने के लिए आप इस सर्कल को याद रखिए। सर्कल में आई कैप, जे कैप, के कैप, और आपको चलना क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चलना है। तो घड़ी की सुई की दिशा में चलने के लिए आई और जे को अगर आप लें तो आई कैप क्रॉस जे कैप, इसका आंसर जो होगा ये आएगा के कैप। आई और जे का अगर आपने क्रॉस किया तो आंसर आपका उसी में जो अगला वेक्टर पड़ेगा यूनिट वेक्टर वो आएगा। अगर आपने जे का के साथ क्रॉस किया, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, जे से आप के की तरफ गए तब आंसर जो है अगला जो वेक्टर आ रहा है यानी आई कैप आएगा। के का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ करेंगे, के कैप क्रॉस आई कैप, तो आंसर आपका जे कैप आएगा। ये बात ध्यान से समझिएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी घड़ी की सुई की दिशा में ये ऐसा होता है। कहीं अगर आप गलती से घड़ी की सुई के उल्टे दिशा में चले गए तो घड़ी के सुई के उल्टी दिशा होते ही सब में माइनस लग जाएगा। घड़ी के सुई के उल्टी दिशा का मतलब क्या है? घड़ी के सुई के उल्टी दिशा का मतलब यहां पर सिर्फ इतना है, अगर मैंने आई का के साथ किया, आई कैप क्रॉस के कैप, आई से मैं के की तरफ आ रहा हूं। आई से के की तरफ आने के लिए मुझे अपनी घड़ी की सुई को इस तरह से चलाना पड़ेगा। तो ये जो चल रहा है ये घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में है, और ऐसा करने से आंसर जो होगा माइनस जे कैप आएगा घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में। अगर के का जे के साथ करना है, के कैप इंटू जे कैप, के से आप जे की तरफ जा रहे हैं तो के से जे की तरफ जाना मतलब अगर घड़ी का सुई ऐसे है तो के से जे की तरफ जाते समय आपको इस तरह से चलाना पड़ेगा। ये घड़ी के सुई के उल्टे दिशा में है तो आंसर जो होगा माइनस आई कैप आएगा। अगर आप जे से आई की तरफ चले गए, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो यहाँ से जो आंसर आएगा माइनस का के कैप आएगा। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। जब भी आपको कोई वेक्टर्स कंपोनेंट्स यानी आई जे के रूप में लिखे गए हों तो वहाँ पर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते समय आप इस छोटी सी चीज़ का ध्यान जरूर रखें। अब चलिए, ये तो बात हो गई आई का जे के साथ, जे का के साथ और के का आई के साथ, यानी यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं सब अलग अलग हैं। जरा सोचिए, कल के डेट में आई क्रॉस आई वेक्टर आ सकता है, जे क्रॉस जे वेक्टर आ सकता है, के क्रॉस के वेक्टर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब अगर आई क्रॉस आई वेक्टर आ गया तो आई क्रॉस आई वेक्टर को जो हम इस तरह से एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करते समय यहाँ एंगल कितना होगा? आई का आई के साथ एंगल, किसी भी वेक्टर का खुद के साथ जो एंगल होता है वो 0 डिग्री का होता है। किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल 0 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था, एक लाइन के ऊपर एक और लाइन खींच दें तो दोनों लाइन के बीच का एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो आई का आई के साथ अगर एंगल देखिएगा तो 0 हो जाएगा। 0 होते ही यहाँ पर साइन 0, यहाँ पर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या आएगा, यहाँ पर हमारा 0 डिग्री आ जाएगा। यहाँ 0 आते ही साइन 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होते ही आई कैप क्रॉस आई कैप अपने आप में 0। ठीक वैसे ही जे का जे कैप क्रॉस जे कैप ये भी 0, के कैप क्रॉस के कैप ये भी 0। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में ध्यान दीजिए, आई का आई के साथ डॉट किए थे तो 1 आया था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई का आई के साथ 0 आता है। सेम में मल्टीप्लाई होगा क्रॉस में तो 0 आएगा, डॉट में अगर सेम मल्टीप्लाई हुआ 1 आता है।
ठीक, इतना छोटा सा चीज़ ध्यान में रखिए। नॉर्मल आप जैसा मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा। यानी यहाँ पर A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप लिखा। यहाँ पर B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप लिखा। फिर A1 I कैप को लेकर सबके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद I का I के साथ है, I का J के साथ है, I का K के साथ है, उसको आप इसको ध्यान में रखते हुए उसको चेंज करिएगा। I का I कैप के साथ अगर आएगा तो वो आंसर 0, यानी वो तो पूरा 0 हो जाएगा। लेकिन I का अगर J के साथ आ रहा है तो I का J के साथ में आंसर जो होगा वो K कैप में चेंज हो जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल मल्टीप्लाई करना। नॉर्मल मल्टीप्लाई करने में आप जैसा कि समझ पा रहे हैं कि एक एक टर्म को लेकर सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सबके साइन को भी देखना है कि I जो है किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमको ये भी याद रखना है कि I को J के साथ करेंगे तो K कैप आएगा, लेकिन अगर हमने कहीं J का I के साथ कर दिया तो माइनस K कैप आता है। तब इसका भी कोई सरल तरीका? बिल्कुल है, इसका भी सरल तरीका है। क्या है इसका सरल तरीका? इसका सरल तरीका समझने के लिए आपको डिटर्मिनेंट चैप्टर में जाना पड़ेगा। सारणिक चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें हमें इसका जवाब मिलता है। मान लीजिए हमारे दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A इसका कंपोनेंट A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और दूसरा वेक्टर है हमारा B, इसको कंपोनेंट में B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप लिखा। तब A क्रॉस B वेक्टर जो होता है ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में I कैप J कैप K कैप A1 A2 A3 B1 B2 B3। आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दीजिए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपका A क्रॉस B का आंसर होगा। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं भूल गए? याद करिए, I कैप ये और ये हटा दिया, ये और ये हटाने पर हमारा जो बचा इसमें इसको मल्टीप्लाई, तो A2 B3 माइनस B2 A3। I कैप के बाद जब J कैप की बारी आएगी तो ये माइनस का J कैप होगा। माइनस कैसे? याद कीजिए, जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे तो डिटर्मिनेंट में पहला साइन प्लस होता था, फिर माइनस प्लस ऐसे करके साइन चेंज करते थे। तो यहाँ पर माइनस J कैप और इसमें J कैप वाला ये रो और ये कॉलम हटेगा, ये रो और ये कॉलम हटेगा, तो हमारा A1 B3 माइनस B1 A3, ये प्लस माइनस फिर वापस हमारा प्लस आ गया, प्लस का K कैप ये और ये हट जाएगा, A1 B2 माइनस B2 A1, A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस A2 B1। इसी को सही ढंग से भी ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, A2 B3 माइनस A3 B2। जो नंबर्स यहाँ पर हैं देखिए वो नंबर रिवर्स हो रहे हैं। देखा, यहाँ पर A के साथ 2 था, B के साथ 3 था, अब A के साथ 3 आ गया, B के साथ 2 आ गया, और ये हमारा I कैप माइनस A1 B3 माइनस, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा A3 B1 और ये हमारा J कैप। नंबर फिर वापस देखिए पलट गया, प्लस का K कैप, तो ये हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। आप
इस तरह से करके किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। अब सोचिए यहाँ पर अगर आपके पास कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए जो है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप हो, और वेक्टर बी जो है माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप हो, और किसी ने अगर आपसे पूछ दिया भाई साहब ए क्रॉस बी निकाल लो, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस ए क्रॉस बी ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू में आई जे के रखना है, a1 a2 a3 की वैल्यू रखनी है। a1 a2 a3 कितना, ये 2 जो है a1 है -3, a2 है 4 हमारा a3 है, b1 b2 b3 -3 4 और -5 यहाँ रखना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, जो आएगा आई जे के रूप में आएगा। जो भी फाइनल आंसर आएगा आई जे के रूप में आएगा। हमने इस बारे में पहले ही बात किया है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक, ये था हमारा क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर एक छोटी सी चर्चा।